हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HPSSC हमीरपुर बोर्ड का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें हम पॉलिटी सेक्शन को डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा गाइज हर एक सब्जेक्ट का मैंने पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना दिया है, उसको जाके आप ज़रूर चेकआउट कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, क्योंकि पॉलिटी जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और मैं जो है कोशिश करता हूं कि आपको मैं डिटेल में समझा पाऊं, जहां जहां से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से। प्रीवियस ईयर पेपर करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं, राइट। और साथ ही साथ आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा देश है उसका नाम दो है, इंडिया, दैट इज भारत, इस तरह से लिखा गया है। तो अगर हम इंग्लिश में इसको यूज़ करेंगे तो हम इंडिया लिखते हैं, और अगर हिंदी में इसको यूज़ करेंगे तो हम भारत लिखते हैं। कभी भी आप देख लीजिए, इंडिया का मैच होता है, क्रिकेट मैच, तो कई जगह पे आपको भारत जो है लिखा हुआ देखने को मिलेगा, कई जगह पे इंडिया। तो ये दो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे नाम हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी तो उसमें कुछ मेंबर्स ने बोला कि हम जो है ट्रेडिशनल नेम ही रखेंगे, जो कि उस समय भारत था। लेकिन कुछ मेंबर्स ने सुजेस्ट किया कि हम जो है इंडिया जो है मॉडर्न टाइम के अनुसार ये नाम रखेंगे। तो दोनों की सहमति से जो है दोनों के नाम को लिया गया था। अब ये चीज़ किस आर्टिकल में लिखी गई है, तो आर्टिकल जो है वो है फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 के अंदर जो है ये बात कही गई है। दूसरी बात आर्टिकल 1 में कही गई है, इंडिया जो है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, एक स्टेट्स का संघ बना हुआ है। अब ये जो है इंडिया इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स के साथ। मतलब ये है कि ये जो अगर भारत है हमारा, तो इसके अंदर हम और नई स्टेट्स को बना सकते हैं, लेकिन इस भारत की ये जो बाउंड्री है इसको तोड़ नहीं सकते। मीन्स कि अगर कोई चाहे, हमारी कोई भी स्टेट अगर बोले कि मुझे इंडिया का पार्ट नहीं बनना है, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा जा चुका है। इंडिया जो बना है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। स्टेट्स को फर्दर तोड़ा जा सकता है, लेकिन स्टेट जो है इस हमारे भारत से अलग नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है कि वो जो 50 स्टेट्स हैं उन्होंने आपसी सहमति से जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बनाया है। अगर कल को वो चाहें तो वो वहाँ से अलग हो सकती है। कोई भी एरिजोना बोले कल को, या टेक्सास बोले, कोई भी स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वो वहाँ से अलग हो सकती है। लेकिन भारत का ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, पार्ट फर्स्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक जो है आर्टिकल आते हैं, जिसमें क्या बात कही गई है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। उसमें से आर्टिकल 1 जो बोलता है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज़ ए फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें से आपको फीचर बताना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या फीचर है। एग्जीक्यूटिव जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है जुडिशरी के लिए, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के लिए, जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्यपालिका होती है वो लेजिस्लेचर के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। लेजिस्लेचर वो चीज़ है जहाँ पे लॉ बनता है आपके पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एग्जीक्यूटिव वो जो है, जो कैबिनेट आप बैठते, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो कि हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, जो लॉ बनाते हैं बेसिकली, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव आ जाएगी। तो ये लेजिस्लेचर के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। लेजिस्लेचर में क्या आ जाएगा आपका, राज्यसभा, लोकसभा, ओके। चलिए अब एक चीज़ याद रखिएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो डायरेक्टली जो है रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, लोकसभा के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्टिवली, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके और चीज़ें देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया हमने,
ब्रिटेन से लिया है। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। अब देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है वो स्टेट लेवल पे भी होता है और सेंटर लेवल पे भी होता है। सेंटर लेवल पे उसको हम क्या बोल देते हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा बोल देते हैं, राइट। और स्टेट लेवल पे क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधानसभा बोलते हैं। और कई स्टेट्स में जो है आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, राइट। ओके, सो कई स्टेट्स में आपकी काउंसिल्स भी हैं, उसको हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन आएगा उस पर। अब याद रखिएगा कि जो सेंटर पे पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है सेंटर लेवल पे, वो आर्टिकल 74 और 75 के अंडर आता है। ये दो आर्टिकल कवर करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स की बात करता है एट सेंटर लेवल। ओके, और स्टेट लेवल पे कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 163 और 164 जो है ये स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है गाइस, याद रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको हम कैबिनेट सिस्टम भी बोलते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ओके, और ये जो ब्रिटेन का वेस्टमिंस्टर मॉडल था उसके ऊपर बेस्ड है। तो याद रखिएगा हमने ये ब्रिटेन से ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। अब एग्जीक्यूटिव देखिए, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। और जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, जो रियल में काम करता है, वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों में कंफ्यूजन मत रखना। तो ये जो है आप याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 पे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर ग्रांटेड? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक जो है अधिकार दिए गए हैं? तो ये माइनॉरिटीज को बेसिकली दिए गए हैं। किनको? माइनॉरिटीज को। ओके, कौन कौन से आर्टिकल कवर होते हैं? आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। तो ये किसकी बात करता है? कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स फॉर द माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटी सेक्शन है उनके लिए। अब देखो दोस्तों, फंडामेंटल की ओवरऑल बात करें तो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से पार्ट जो है आर्टिकल कवर करता है? 12 से लेके 35 आर्टिकल कवर करता है। स्टार्टिंग में कितने जो है फंडामेंटल राइट थे हमारे पास? 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन एक फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया गया। वो कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी वाला। कब डिलीट किया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 के अंदर, जिसमें से जो है इसको निकाल के आर्टिकल 300A में रखा गया। और जबकि अब ये जो है ये हमारा एक लीगल राइट है, ना कि हमारा फंडामेंटल राइट रहा है। याद रखिएगा इस चीज को। ओके जी, याद रखेंगे। अब हमारे पास कितने राइट बचे हैं? 6 फंडामेंटल राइट हैं। अब देखो, ये जो आर्टिकल 14 और 15 है ये किससे डील करता है? ये राइट टू इक्वालिटी से डील करता है। ठीक है, 23, 24 डील करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 19, 20 जो डील करता है राइट टू फ्रीडम के लिए। ओके, सो देखिए, अगर हम बात करें राइट टू इक्वालिटी की, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। राइट टू फ्रीडम उसके बाद आता है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। देन आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ये आता है आर्टिकल 23 और 24। देन आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये बात करता है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। और हमने ये देख ही लिया 29 और 30 जो है ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। और एक आता है आर्टिकल आपका 32 जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। सो ये सारी चीजें फंडामेंटल राइट से रिलेटेड याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट को हमने मैग्ना कार्टा भी कहा गया है दोस्तों, याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया है, राइट। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे। वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक जरूर करेंगे। 41 पे चलेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? तो स्टेट की जो विधानसभा है उसमें मैक्सिमम मेंबरशिप कितनी हो सकती है? तो वो 500 हो सकती है। अब देखिए, अगर हम मैक्सिमम सीट्स की बात करें हमारे इंडिया में कहाँ पे है विधानसभा की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। कितनी है? आज के समय में 403 सीटें हैं। तो ये है कि
इसकी 500 से ज्यादा सीटें नहीं हो सकती। अब पॉपुलेशन क्या है हमारी, इंक्रीज हो रही है। अब ये जो सीटों का बंटवारा होता है स्टेट लेवल पे, ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होता है। जैसे कि आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती चलेगी, उसी लेवल पे जो है आपकी जो विधानसभा की सीटें हैं वो भी इंक्रीज करते जाएंगे हम। लेकिन इसकी कैप लगा दी गई है कि 500 से एक ऊपर जो है एक स्टेट की विधानसभा सीटें नहीं होंगी। तो यूपी की मैक्सिमम है, याद रखिएगा 403 है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लोकसभा की सीटें हमारे पास कितनी है, 4 हैं, और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो है हमारे पास 3 सीटें हैं। राइट। एक और चीज आपको याद रखनी है दोस्तों कि हमारी 6 ऐसी स्टेट्स हैं जो बाई कैमरालिज्म है, बाई कैमरालिज्म को फॉलो करती है। मींस यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, यानी कि विधानसभा भी है, और विधान परिषद भी है, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। ठीक है जी। तो वो 6 स्टेट्स के नाम आपको याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है आपका आंध्र प्रदेश, एक है आपका तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, एक है आपका बिहार, एक है यूपी, एक है आपका कर्नाटका, एक है आपका महाराष्ट्र। तो ये 6 जो हैं आपके स्टेट्स हैं जहां पे आपको क्या मिलेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अब 2019 में आपको याद होगा जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके हमने 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी थी, एक तो खुद जम्मू कश्मीर और दूसरा हमारा लद्दाख था। तो उसी टाइम से पहले तो इसमें भी जम्मू एंड कश्मीर में भी हुआ करता था लेजिस्लेटिव असेंबली भी और काउंसिल भी हुआ करती थी। अब हमारे पास सिर्फ जो है यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में अब बाईकैमरलिज्म नहीं है, याद रखिएगा। 22 हमारी स्टेट्स हैं जहां पे यूनिकैमरलिज्म है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज ही हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसको हम हिंदी में जो है विधानसभा बोलते हैं। राइट। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। इन द केस ऑफ ए डेडलॉक बिटवीन द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, द जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द। संसद के दोनों सदनों के मध्य एक गतिरोध की स्थिति में सामूहिक सभा की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए दोस्तों, जब भी कोई बिल को लेकर डेडलॉक क्रिएट हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। कौन बुलाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हु कॉल्ड या फिर हु समन द ज्वाइंट सिटिंग, तो आपका आंसर होगा प्रेसिडेंट। लेकिन यहां पे पूछा गया है प्रिसाइड कौन करता है। शब्दों पे जाइएगा दोस्तों, शब्द पढ़ने आपने कि क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। तो वो करता है लोकसभा का स्पीकर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा समन या फिर कॉल किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। अगर मान लो स्पीकर अब्सेंट है, स्पीकर मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह डिप्टी स्पीकर आएगा। अगर मान लो डिप्टी स्पीकर नहीं है वहां पे, तो जो डिप्टी चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो पार्टिसिपेट करता है। राइट, ठीक है। और इसके लिए ज्वाइंट सिटिंग के लिए कोरम जो चाहिए 1/10, ठीक है, 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, ठीक है, 1/10 का कोरम चाहिए होता है ज्वाइंट सिटिंग के लिए। अब देखो ज्वाइंट सिटिंग, 2 ऐसे टाइप के बिल होते हैं जिनमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। वो कौन से होते हैं? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है, जो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग आता है दोस्तों, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, तो आप जो है ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते। दूसरा केस है मनी बिल का। मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं बिठा सकते, क्योंकि मनी बिल पास जो होगा वो लोकसभा की गेम है सारी। लोकसभा का अप्रूवल मिलता है सिर्फ, राज्यसभा का उसमें कोई रोल नहीं है। राज्यसभा अगर सुजेशन देना चाहे तो दे सकती है, लोकसभा चाहे तो मान सकती है या ना माने। इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर आपने लेके आना है या फिर मनी बिल लेके आना है, तो आपका जो है जो आप ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। अब ये जो ज्वाइंट सिटिंग है किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो याद रखिए 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 108 बात करता है ज्वाइंट सिटिंग की। राइट, सो याद रखेंगे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो डेली बेसिस पे लेक्चर्स को फॉलो करिए, इंफॉर्मेशन आपको जैसे जैसे मिलता रहेगा आपको चीजें याद होने लगेंगी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 43।
द आइडिया ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी काफी बार रिपीट करवाया, क्योंकि देखो जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, इन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कॉन्करेंट स्टेट एंड यूनियन की, जो हमारा 7th शेड्यूल है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बात करता है ये तीनों लिस्ट के बारे में। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन पूछता है कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं कवर हुए, तो इसमें जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो है 100। स्टार्टिंग में 97 थे, अब 100 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर 61 सब्जेक्ट हैं और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो है आपके 52 जो है सब्जेक्ट्स हैं। तो ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने देखिए और क्या क्या चीजें ली हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने जो है जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट लिया है दोस्तों। जॉइंट सिटिंग जो आप देखते हैं, जो अभी हमने ऊपर बात की थी, इसका कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, कौन से कंट्री से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का जो है कॉन्सेप्ट वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है दोस्तों, ठीक है। कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से हमने रेसिजुअरी पावर्स ली हैं। अब देखो रेसिजुअरी पावर मैंने आपको समझाया था कि जो ना यूनियन लिस्ट में आएगी, ना ही स्टेट लिस्ट में आएगी, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर आते हैं वो उनको हम रेसिजुअरी पावर बोल देते हैं। और रेसिजुअरी पावर जो होती है वो सेंटर के पास होती है, यानी कि ये जो रेसिजुअरी पावर के अंदर जो मुद्दे होंगे उस पर कानून कौन बनाएगा? वहां पे सेंटर कानून बनाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कनाडा से लिया है। इसके अलावा फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसके अलावा जो स्टेट गवर्नर होते हैं, गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होगी वो सेंटर के द्वारा होगी, ये भी हमने कनाडा से कंसेप्ट लिया है। जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है, राइट, याद रखिएगा। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का कंसेप्ट लिया है। इसके अलावा जो नॉमिनेशन होता है राज्यसभा मेंबर्स का, ठीक है, वो भी हमने कंसेप्ट आयरलैंड से लिया है। जो मेथड है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, वो भी हमने यहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। और ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, सिंगल सिटीजनशिप ली है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने मैक्सिमम चीज़ें ब्रिटेन से ली हैं, राइट, याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। इलेक्शन कमीशन जो है ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है? तो याद रखिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक संविधानिक बॉडी है, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले भी थी। किस आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 324 के अंदर है, ठीक है। आर्टिकल 324 किसके बारे में डिस्कस करता है? इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्कस करता है। अब देखो इलेक्शन कमीशन के अंदर कौन कौन होता है, तो याद रखो इलेक्शन कमीशन के अंदर टोटल 3 मेंबर होते हैं। एक खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि चेयरमैन होता है इलेक्शन कमीशन का, प्लस इसके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो ये 3 मेंबर की बॉडी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें कि कितना होता है, तो 6 ईयर्स का जो है इनका मैक्सिमम टेन्योर हो सकता है, या फिर 65 एज तक जो है ये सर्विस दे सकते हैं एज ए इलेक्शन कमिश्नर। ओके, जो इलेक्शन कमीशन होता है वो कौन कौन से इलेक्शन करवाता है? जो लोकसभा के आपके इलेक्शन होते हैं वो करवाता है, प्लस जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, ये दोनों करवाता है। और ध्यान दीजिएगा कि जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं या फिर म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन होते हैं, इन इलेक्शन को जो है स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाता है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाता है, राइट। आई होप आपको चीजें समझ आ गई। इसके अलावा गाइज जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमिश्नर की या फिर बाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, राइट। और इलेक्शन कमीशन हमारी क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लाइक ए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जुडिशरी की तरह। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे कि जो हमारी एज थी, वोटिंग एज पहले 21 साल हुआ करती थी, इसको घटा के 18 साल कब किया गया था? 1989 में किया गया था, 1989 में किया गया था 18 साल उम्र वोटिंग एज, राइट। सो आई होप ये चीज़ें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे आज़ाद भारत के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सभी को मालूम भी होगा। देखिए प्रेसिडेंट की बात करें तो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 52 से लेके 62 तक जो बात की गई है वो हमारे प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट, या फिर हम बोले नॉमिनल हेड होता है स्टेट का। ओके, टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल का होता है नॉर्मली। इम्पीचमेंट का प्रोसेस से आप इनको रिमूव कर सकते हो अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। एंड मिनिमम एज कितनी चाहिए अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है? तो याद रखेंगे 35 साल कम से कम आपकी एज होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। इनको ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको शपथ दिलाता है। अगर प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन देना है तो किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देगा, राइट। ओके, इसके साथ साथ अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है जो लोकसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के इलेक्शन के लिए जो है मेंबर के इलेक्शन के लिए जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड। ओके, तो प्रेसिडेंट से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। गवर्नर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वाइस प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इनको ज़रूर आप करके जाइए एग्जाम्स में, आपको डेफिनेटली जो है मदद मिलेगी। 46 क्वेश्चन जो है ये बेसिकली ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन आ गया। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स? तो 12 नॉटिकल माइल्स जो है हमारा जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है भारत का है। ओके, सो नॉटिकल माइल्स का मतलब है कि डिस्टेंस की ये जो यूनिट होती है, ठीक है, डिस्टेंस की ये यूनिट है। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो बीच में आ गया था तो मैंने इंक्लूड कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलेंगे। विच इज प्रिसाइडेड ओवर बाय अ नॉन मेंबर? देखो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर नन ऑफ दीज, निम्न में से किसकी अध्यक्षता एक असदस्य द्वारा की जाती है? तो देखो राज्यसभा की जाती है। कैसे? राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है या चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा के लिए इलेक्ट नहीं होता, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑटोमेटिकली जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का। तो इसलिए जो है वो नॉन मेंबर होता है, मेंबर नहीं होता। राज्यसभा की बात करें दोस्तों तो परमानेंट हाउस है, याद रखिएगा ये परमानेंट हाउस है जो कि डिसॉल्व नहीं होता। जैसे कि लोकसभा है उसको हर 5 साल में डिसॉल्व करते हैं क्योंकि इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में। राज्यसभा की बात करें दोस्तों तो अपर हाउस इसको बोलते हैं। इसके साथ साथ काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको बोला जाता है, राइट। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? 250। तो 250 से अधिक जो है मेंबर्स नहीं हो सकते राज्यसभा के अंदर, जिसमें से 238 मेंबर जो होंगे, 238 मेंबर जो होंगे वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। और दूसरे जो 12 बचेंगे वो जो है कौन नॉमिनेट करता है? ये नॉमिनेट होंगे किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, तो याद रखिए जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनके डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। यानी कि जो हम एमएलए स्टेट में चुनते हैं, एमएलए आगे जाके जो है इनके लिए जो एमपीस को चुनते हैं, ये जो है, ठीक है। ओके, सो ये है राज्यसभा के बारे में। इसके अलावा देखिए 4th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें एलोकेशन ऑफ सीट के बारे में बात की गई है राज्यसभा की। एलोकेशन ऑफ सीट जो है किसके लिए? राज्यसभा के लिए। तो शेड्यूल 4 में ये बात कही गई है, याद रखिएगा। प्रेजेंटली 245 जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ है हमारी राज्यसभा की, राइट। अब देखो हर 1/3 मेंबर जो हैं राज्यसभा के वो रिटायर होते हैं हर 2 साल के अंदर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर 2 साल में जो है 1/3 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के वो रिटायर होते हैं। अब देखिए कोई भी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स्ड टर्म नहीं थी राज्यसभा के मेंबर के लिए, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आया था 1951 में, उसके अकॉर्डिंग जो है 6 साल जो है टर्म ऑफ ऑफिस रखा गया है किसका? राज्यसभा के मेंबर का। तो बाद में फिर री इलेक्ट हो सकता है वो। दूसरी बात, मिनिमम एज कितनी चाहिए अगर आपने राज्यसभा का मेंबर बनना है? तो 30 साल की मिनिमम आपके एज होनी चाहिए, ठीक है। और लोकसभा की कितनी एज चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। लोकसभा में कितनी चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए
48 पे चलेंगे। विच लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्न में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो ये इंग्लिश नहीं है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज हमारे 8th शेड्यूल में नहीं है, याद रखिए। ऑफिशियल लैंग्वेज की जब भी बात आएगी तो ये पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है, ठीक है। लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डील करता है आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। देखिए राइट नाउ हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिनको हम यूज़ करते हैं, याद रखिए। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय कितनी लैंग्वेज थी? 14 लैंग्वेजेस थी। इनिशियली कितनी थी? 14 थी, आज के समय में 22 है, 8th शेड्यूल के अंदर है, राइट। कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं? पहली बार जो अमेंडमेंट हुआ 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1967 के अंदर, जिसमें आपकी सिंधी भाषा को सबसे पहले इसमें 14 लैंग्वेजेस में एक जोड़ा गया। अब कितनी बन गई? 15 लैंग्वेज बन गई। तो पहले अमेंडमेंट जो हुआ था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसमें सिंधी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था। अब ये जो अमेंडमेंट होते हैं ये अलाइड, एंटी, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, HAS, ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। और ये जो HPSC हमीरपुर है ये भी इंक्रीज कर रहा है लेवल क्वेश्चंस का, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो पहली बार अमेंडमेंट कब हुई थी लैंग्वेज में? 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दूसरी अमेंडमेंट होती है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जब आया था 1992 के अंदर। अब इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई? कोंकणी भाषा को इंक्लूड किया गया, साथ ही साथ मणिपुरी लैंग्वेज और नेपाली। अब कई जो हैं वो सोचेंगे कि नेपाली लैंग्वेज कैसे हो सकती है, तो याद रखिए नेपाली भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि 8th शेड्यूल में जिसकी बात की गई है। ओके, एंड थर्ड बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 92nd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 के अंदर, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सैंथली लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था। मैथिली, सैंथली, ये बिहार की लैंग्वेज है दोनों, इनको इंक्लूड किया। बोडो, डोगरी, सैंथली और मैथिली। तो टोटल हमारी बन गई थी कितनी? 22 लैंग्वेजेस, याद रखिए। तो 3 बार अमेंडमेंट हुए हैं जिनके थ्रू जो है यहाँ पे लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया था, राइट। इससे ऊपर क्वेश्चन कोई भी नहीं बनता, याद रखिए। संस्कृत, उर्दू, नेपाली जो है हमारे 8th शेड्यूल में है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। ओके, तो 22 की 22 लैंग्वेज आप याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार नजर मार लीजिए, नहीं पूछा जाएगा 22 लैंग्वेज के बारे में। 49 विच इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी हमने ऊपर बात की थी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, शेड्यूल 7 के अंदर आता है। यूनियन लिस्ट में एग्रीकल्चर नहीं आता दोस्तों, एग्रीकल्चर का भाग जो आता है ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, याद रखिए, स्टेट लिस्ट में आती है एग्रीकल्चर। ओके, एजुकेशन किस में आता है? एजुकेशन आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। पहले ये स्टेट लिस्ट में था, लेकिन अमेंडमेंट हुआ उसके बाद जो है ये हमारा जिसमें चला गया, कॉन्करेंट लिस्ट में चला गया। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये अमेंडमेंट कौन सा था, किस अमेंडमेंट के तहत जो है 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जो कि स्टेट लिस्ट से डाल दिए गए कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो ऑनलाइन सर्च करिए और आंसर जो है आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। सो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है दैट इज विच इज नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे जो है कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है 26 नवंबर को, ठीक है। कब होता है? 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, राइट। और यहाँ पे जून 5 है, तो जून 5 जो है हमारा क्या होता है? एनवायरमेंट डे होता है, एनवायरमेंट डे होता है, राइट। सो दिस वाज द टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो वाकई में पसंद आता है, आपको नॉलेज मिली है, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड मेक श्योर कि आप शेयर करें लेक्चर को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी तैयारी करते हैं एग्जाम्स की। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहाँ पे वीडियो का लिंक मिल जाता है। आज शाम को 7 बजे क्लास नहीं हो पाएगी, हम जो है कल करेंगे क्लास को, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।